हेलो, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए क्योंकि हमारे को बहुत सारा कुछ पढ़ना है। मॉड्यूल डी हमने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन टास्क है तो 2 सेशन आज लेंगे और हो सकता है 2 सेशन कल लेंगे। तो इसी तरह से हम इस टास्क को पूरा करेंगे। और हम जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है, उन लोगों को तक ये वीडियो पहुंच पाए। जल्द से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कुछ और लोगों का थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था, कोई बता सकता है कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर लिया था। और कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया था? जरा देख के बताइए, उसके आगे शुरू शुरू कर देंगे फिर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी शायद हमने कंप्लीट कर लिया था ना, जिसमें श्योरिटी का रोल था। श्योरिटी किस किस कंडीशन से आ सकता है, कहाँ उसकी जिम्मेदारी होती है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। चलिए शुरू कर देते हैं, लोग तो आते रहेंगे। देखिए, ये मैंने कई बार बता दिया कि जो ये LRAB का पेपर है, अगर आपने फैक्ट सारे पढ़ लिए तो काफी चांसेस हैं कि आपके कई सारे आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस की बात बिल्कुल नहीं होती है। लीगल का मतलब है लॉ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है और फैक्ट आपको पता है, तो लीगल का पेपर अच्छे स्कोर आपको दिला सकता है। और लीगल का पेपर का हमेशा से हिस्ट्री ये रहा है कि जब फर्स्ट और सेकंड पेपर लोग दे के आते हैं तो लीगल के लिए 1 वीक मिलता है। और लीगल 1 वीक में ही करते हैं, क्योंकि बहुत पहले पढ़ के, फर्स्ट पेपर के साथ पढ़ के सेकंड पेपर के साथ पढ़ के पेपर भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए लोग जो है LRAB को थर्ड वीक जो होता है वहीं पर उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर। और ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर अब हमारी होगी 46, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यूनिट हमारी होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। तो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ आपको। जितने लोग भी आ गए हैं लोगों के लिए हम शुरू कर देते हैं। बाकी जो लोग हैं वो या तो बाद में देख लेंगे या शायद उनको जरूरत ना हो देखने की। लीगल का पेपर है, इस पेपर में हमको बस यही करना है कि जितने फैक्ट हम लोग समझ पाए उतना अच्छा है। चलिए, तो स्क्रीन पे आपके आ गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी क्या होती है और इसमें नॉर्मल रूल कॉन्ट्रैक्ट के कैसे लागू होते हैं, ये सब। तो अगर हम एजेंसी की बात करें तो एजेंसी का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि अगर हम कोई भी काम किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर करते हैं, यानी करना तो किसी और ने था लेकिन उसके लिए हम कोई काम करते हैं, तो हम एक एजेंट की तरह काम करते हैं। तो वहां पर क्या क्या चीजें उसकी वो रूल्स क्या हैं, लॉ क्या कहते हैं, उस पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एजेंट और प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि जिसका बेस काम, मेन काम जिसका है, उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है,
और उसके बिहाफ पे जो काम, तो क्या है, एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर पर्सन और टू रिप्रेजेंट अनदर पर्सन इन डीलिंग विद सम थर्ड पर्सन। ठीक है, तीसरे आदमी से बात करने के लिए वो किसी और आदमी के बिहाफ पे बात करता है या उसके लिए कोई काम करता है, तो उसको तो हम बोलते हैं एजेंट। प्रिंसिपल, द पर्सन हुम सच एक्ट इज डन, जिसके लिए काम किया जा रहा है उसको हम प्रिंसिपल, ठीक है, या उसको हम ऐसा भी बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, when the bank collect various financial instrument for their customer, दिस लॉ वुड कम इनटू फोर्स। तो जब भी वो डिफरेंट काम करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग करता है, कलेक्ट करता है, तो वहां पे एजेंट की तरह काम करता है। द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द प्रिंसिपल। अब कई बार क्या है, ये चीज देखो, एग्जैक्टली जो उसको कहा गया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन, साफ साफ जो लिखा हो वही काम करेगा। द एजेंट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट सम एडिशनल अथॉरिटी, उसको एडिशनल अथॉरिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अब आ जाती है मीनिंग ऑफ एजेंसी। एजेंसी, भाई इसमें तो बोला हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट नहीं बोला हुआ। एजेंसी की बात क्या है, द एक्चुअल टेस्ट ऑफ एजेंसी इज एज फॉलो। क्या चीज है एजेंसी, बोले द पर्सन शुड बी ऑथोराइज टू डू एन एक्ट फॉर ए पर्सन इन सच ए मैनर एज टू बाइंड दैट पर्सन। वो इस तरह से काम करता है कि उस पर्सन को बाइंड कर लेता है, उस पर्सन को ये जो भी एजेंट करेगा तो ये माना जाएगा ये प्रिंसिपल ने किया हुआ है। टू मेक हिम आंसरेबल फॉर सच एक्ट डन ऑन इट, उसके बिहाफ पे करता तो है लेकिन आंसरेबल वही होगा। द एजेंट क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सेपरेट पर्सन when he enters into contract on behalf of one of the party। तो वो क्या कहता है कि दो सेपरेट लोगों से रिलेशन होती है उसकी, एक किससे, जिसके लिए काम करता है, और दूसरा उस काम को करने के लिए और आगे किससे मिलता है वो। नॉर्मल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ एंड दैट इज आल्सो गवर्न बाय द रूल्स ऑफ नॉर्मल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखना, जो पर्सन है मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का, क्योंकि बिना इसके कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता वो। ठीक है, हु इज मेजर अकॉर्डिंग टू लॉ विच इज सब्जेक्ट, हु इज साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट। तो एजेंट ऐसा होना, आप किसी बच्चे को एजेंट नहीं बना सकते, किसी पागल को एजेंट नहीं बना सकते। ठीक है, एनी पर्सन बिकम एजेंट इफ ही इज ए मेजर और साउंड, किसी को भी आप बना सकते हैं। कंसीडरेशन, अब देखिएगा यहाँ पे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे सब में कंसीडरेशन मस्ट था, लेकिन एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसीडरेशन नहीं। यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो जब वो कोई काम करेगा तब हम उसको कोई पेमेंट दे सकते। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसीडरेशन नहीं। अथॉरिटी क्या होती है, मीन्स, ये साउंड ब्रेक हो रही है क्या, जरा प्लीज कंफर्म करें क्या साउंड ब्रेक हो रही है। कोई मुझे कंफर्म कर दीजिए कि साउंड ब्रेक हो रही है क्या। सर कभी कभी हो रही है बीच में, कभी कभी हो रही है सर बीच में। अगर आपने विवेक कुमार जी पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, तो हमारे साथ रहिए, डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आए है तो वो बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करें, हमारे साथ करिए ना, जो आपने पढ़ा है तो वो करें। साउंड का देखते हैं, थोड़ी बहुत देर देखते हैं, अगर ज्यादा ब्रेक होगी तो माइक बदलेंगे, क्योंकि माइक की भी बैटरियों की लिमिटेशंस होती है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। तो अथॉरिटी क्या होती है, यहां बोला हुआ मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, यानी लिखा हुआ होगा, एक्सप्रेस्ड है। इम्प्लाइड का मतलब, भाई आप अगर आप एजेंसी ले लिया आपने, एजेंट है, तो कुछ चीजें तो आपको बिना लिखे भी माननी है, करनी है। ठीक है, अथॉरिटी सेट टू बी एक्सप्रेस कब होगा, जब बाई वर्ड स्पोकन और रिटन होते हैं, कहा गया हो या लिखा गया हो तो उसको एक्सप्रेस बोलते हैं। और इम्प्लाइड करना, व्हेन इज टू बी इन्फर फ्रॉम द सर्कमस्टांस, किसी केस में लिखा तो नहीं था
जैसे मान लिया आपको चेक कलेक्ट करना है, ठीक है। आप चेक कलेक्ट जब कर रहे, आप चेकों को दूसरी ब्रांच ले जा रहे थे और बारिश आ गई और आप छाता नहीं लगा रहे हैं कि साहब हमारी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है, समझ रहे बात। तो इसका मतलब कि कुछ नहीं भी लिखा हो लेकिन सरकमस्टांसेस में आपको करना पड़ जाए तो आप करेंगे, या उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ खर्चा करना पड़ जाए तो भी करेंगे, लिखा नहीं है, ठीक है, इम्प्लाइड है। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, कि कहां तक एजेंट की अथॉरिटी होती है, ठीक है। हेलो, है आवाज रही क्या? चलिए मैं बैटरी जो चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, भी नहीं आता। छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाओगे। वॉइस आ रही है सर। वॉइस लगातार आ रही थी, यस सर। अब पता नहीं हो रहा मेरे को क्यों नहीं, या मेरे वाले जो जूम जिससे मैं क्रॉस कंफर्म करता हूँ ना, उसमें तो गड़बड़ नहीं हो। चलो मैं सेल बदलता हूँ, 1 सेकंड दे दो बस मेरे को, मैं दूसरे लगाता हूँ, गुंजाइश ही खत्म कर देता हूँ सारी, क्योंकि ये सुनने ही वाला टॉपिक है। हेलो, यस सर। चलो ठीक आ रही है ना, बस हाँ आ रही है। इसलिए बिल्कुल भी कुछ ना हो। चलिए, अगर बीच में ब्रेक हो आप लोग बोल देना, कम से कम जूम वाले जो मेंबर है वो बता दीजिए, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे सर अब भी नहीं आ रही कुछ। हेलो, अभी आ रही है आवाज? आ रही है बट दूर से। दूर से आ रही है, उसका रीजन हो गया ना कि मैंने वो माइक हटा दिया, तो मैं सोच रहा था इसकी आवाज बढ़िया लेगा। हेलो, चलो मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बताते हैं कि जो एजेंट की अथॉरिटी है, तो एजेंट की अथॉरिटी के वाले कि वो कोई भी ऐसा लॉफुल एक्ट करेगा जो ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन ए बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग्स टू कंडक्ट सच बिजनेस। तो उसको वहां तक करने की परमिशन है जहां तक उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी होगा, ठीक है। एजेंट अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, जैसे मैंने बताया था इमरजेंसी अगर हो जाए तो क्या करेगा, तो वो कोई भी काम कर सकता है टू प्रोटेक्ट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय द पर्सन ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। जैसे मान लिया आप किसी का मनी लेके जा रहे हैं और उसने बोला मेरा मनी बैंक में जमा करा दें, रास्ते में कोई चोर आपसे पैसा छीने लग गया तो उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो वो आप करेंगे वहां तक, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है,
आपको पूरा उसका ख्याल रखना है। एग्जाम्पल में दिया हुआ, अ कंसाइनिंग गुड्स, कंसाइंड गुड्स ईटेबल है, टू बी एट मुंबई विद डायरेक्शन टू सेंड देम इमीडिएटली टू सी एट अहमदाबाद। बी में सेल द गुड्स एट मुंबई इफ दे विल नॉट बियर द जर्नी। अगर उसे लगेगा कि भैया ये तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इससे बढ़िया वहां जाने खराब हो तो इससे जो भी रेट मिले मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो उसने उसका एक तरह से प्रोटेक्शन किया हुआ। ठीक है। वैन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। अब कई बार क्या होता है कि आपने तो एक एजेंट बना दिया, वो एजेंट अपने काम को आगे कब ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है। एन एजेंट कैन नॉट एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट विच ही हैज अंडरटेकिंग टू परफॉर्म पर्सनली। यानी उसने व्यक्तिगत रूप से कहा, जैसे मान लिया कि मेरे को किसी कोचिंग वाले ने बोला कि भैया पढ़ा लो, और मैंने क्या करा, अपनी जगह किसी और को रख लिया, तो वो नहीं चलेगा। उसने मुझसे बोला था कि आप ही पढ़ाना। अ सब एजेंट मे बी एम्प्लॉयड इफ द कस्टम ऑफ ट्रेड ऑफ द नेचर एजेंसी। अगर ऐसा है, जैसे मान लिया चेक कलेक्शन, अब आप कुरियर से भेजना है, ठीक है, कुरियर से भेज दिया, उसके आगे दूसरे कुरियर से भेज दिया, पोस्ट ऑफिस से भेज दिया, तो उसको कोई भी भेज सकता है। तो आप एक एजेंट से दूसरा एजेंट अप्लाई कर सकते हो। अ सब एजेंट इज पर्सन एम्प्लॉयड बाई एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करता है। द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ ए सब एजेंट। तो अब यहाँ सुनिएगा, जो एजेंट होता है वो तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल के लिए, और अगर सब एजेंट ने गड़बड़ करी तो ये माना जाएगा एजेंट ने गड़बड़ करी। समझ रहे, क्योंकि सब एजेंट का मतलब एजेंट प्रिंसिपल बन जाता है। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल। लेकिन उसका प्रिंसिपल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फ्रॉड। हाँ, कोई वो ऐसा फ्रॉड या रॉन्ग डूइंग कर लेगा तो होता है। राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी इफेक्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है पुष्टि करना। कोई काम हो चुका है जो अलाउड नहीं था, आपने कर दिया, लेकिन जिसके बिहाफ पे आपने काम किया उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, रेटिफिकेशन। तो अगर आप कोई ऐसा काम करता है एजेंट जो प्रिंसिपल ने नहीं कहा था, तो उसे रेटिफाई करना जरूरी है। ठीक है। इफ एक्ट आर डन बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, द प्रिंसिपल में इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसोन। यानी ये प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो उसकी बात को रेटिफाई करे या नहीं। ये रेक्टिफाई नहीं है, रेटिफाई है। ठीक है। If he ratify them, the same effect will follow as if they had been performed with his authority. तो ऐसा अगर वो रेटिफाई करता है तो वही मान लिया कि भैया उसकी अथॉरिटी थी इसलिए करा उसने। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन। वो जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेसली भी बोल सकता है रेटिफिकेशन के लिए, या इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या होता है, जैसे मान लिया उसने बताया कि साहब मैंने आपके जो पेड़ थे वो वहाँ आग लग रही थी तो मैंने यहाँ पे उनके ऊपर पानी डाल दिया। अब उसने कुछ भी लिख के नहीं दिया, लेकिन कुछ बोला भी नहीं, तो कुछ बोला भी नहीं का मतलब इम्प्लाइड हो गई कि हाँ ठीक है चलो हो गया, बोला भी नहीं। ठीक। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रखा होगा। डेल क्रेडियर एजेंट, डेल क्रेडियर एजेंट, 2 बार बोल रहा हूँ, डेल क्रेडियर एजेंट। इसमें क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। वो एजेंट वो होता है इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा रेमुनेशन कॉल डेल क्रेडियर कमीशन। अगर वो एक्स्ट्रा रेमुनेशन है तो उसको बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन, और एक्स्ट्रा काम करता है तो वो क्या होता है, डेल क्रेडियर एजेंट होता है। दैट पर्सन विद whom he enters into the contract of the principal's behalf। अब क्या बोला उसने कि वो कुछ काम करने के लिए एक्स्ट्रा रेमुनेशन, एक्स्ट्रा कमीशन देता है, will be in the position of the perform their duty
will be in position to perform their duty, it is necessary that before a person can claim to be a Dell credit agent, he must have brought about the contract in question. ये डेल क्रेडिटर एजेंट का मतलब हुआ कि अगर कोई बंदा कोई एक्स्ट्रा रेमुनरेशन के कंसीडरेशन में कोई काम करता है जिसको हम डेल क्रेडिटर कमीशन बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम डेल क्रेडिटर एजेंट बोलते हैं। मतलब किसी और काम को करने के किसी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेगा, वो एडिशनल पैसा लेता है, तो उसको हम डेल क्रेडिटर बोलते हैं। और वो जो काम करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही करता है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, भाई जो एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब है अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन हो जाता है तो उसे एजेंसी बोल देते हैं, ठीक है। एन एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड एज, प्रिंसिपल चाहे तो, एजेंट छोड़ना चाहे तो, जो बिजनेस था वो एजेंसी ने कंप्लीट कर लिया, उनमें प्रिंसिपल या एजेंट में से दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड का हो जाए, द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, तो केवल प्रिंसिपल को इंसॉल्वेंट कर दिया, घोषित कर दिया। एजेंट को जो है इंसॉल्वेंट होने से वो उसका काम जारी रख सकता है। प्रिंसिपल चाहे तो किसी इंसॉल्वेंट को एजेंट तो बना सकता है, लेकिन अनसाउंड और माइनर को नहीं बना सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि भैया कौन कौन से केस में एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। एजेंट्स ड्यूटी टू कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस, कब कब प्रिंसिपल का बिजनेस कंडक्ट कर सकता है एजेंट? एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस इन और हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन, जैसा उसको निर्देश करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब रीति रिवाज, कैसा काम चलता है, विच प्रीवेल्स इन डूइंग बिजनेस of some kind at the place where the agent conducts such business। कई बार क्या होता है कि वो ऐसा जो काम है वो पहले से ही कंडक्ट कर रहा होता है, एजेंट पहले से ही वो काम कर रहा होता है। इफ एजेंट एक्ट अदरवाइज इफ एनी, और अगर वो किसी और तरीके का कोई काम करता है तो फिर उस कंडीशन में लॉस अगर होता है तो वो प्रिंसिपल को देगा, हैज टू मेक इट गुड टू हिज प्रिंसिपल। इफ एनी प्रॉफिट एक्रूज ही मस्ट अकाउंट फॉर इट। अब देखो सुनो यहां पर क्या चीजें सुनना, अगर लॉस होता है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल को देगा वो, और अगर फायदा होता है तो वो उसका हिसाब रखेगा। इफ एनी प्रॉफिट एक्रूज ही मस्ट अकाउंट फॉर इट, ठीक है। यहां पे इसका एग्जांपल देख लो तो शायद समझ में आएगा। एन एजेंट इंगेज इन द कैरिंग ऑन फॉर बी, यानी बी प्रिंसिपल है, ए एजेंट है। अ बिजनेस इन विच इट इज कस्टम टू इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इंटरेस्ट फॉर मनी, तो वो ऐसे उसको बोला हुआ है तुम मेरा पैसा जो है जमा कहीं लगाते रहना, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। मेक्स का सच में अ मस्ट मेक गुड टू बी द इंटरेस्ट यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय सच इन्वेस्टमेंट। क्या बोला कि उसमें अगर उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो बी को देगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बी ए ब्रोकर इन हुज बिजनेस इज नॉट इन द कस्टम टू सेल क्रेडिट, मतलब उसका बिजनेस ही नहीं था सेल और क्रेडिट करने का। सेल गुड्स टू ऑफ ए ऑन क्रेडिट टू सी, उधार बेचने का वो नहीं था, बिजनेस में नहीं बात थी, कस्टम नहीं था, लेकिन उसने क्या करा क्रेडिट। हुज क्रेडिट एट एनी टाइम वेरी हाई, सी बिफोर पेमेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी मस्ट मेक गुड टू लॉस। तो यहां ये समझ में आई कि अगर लॉस होगा तो एजेंट जिम्मेदारी भरेगा, ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसके हिस्से का भी होगा, प्रिंसिपल के हिस्से का भी होगा, ठीक है। मतलब उसको प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा ये प्रॉफिट हुआ है, और लॉस होगा तो भरना पड़ेगा। एजेंट्स अकाउंट, एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल, तो क्या करेगा प्रॉपर अकाउंट बनाएगा, क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, ठीक है। और जब वो प्रिंसिपल मांगेगा कि भैया बताओ जरा हिसाब किताब, तो देना पड़ेगा उसको, ठीक है। राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल, कई बार क्या होता है एजेंट को रखा होता है वो अपना काम चालू कर देता है, तो क्या है
If an agent deals on his own account in the business of agency without the consent principal, the principal may repudiate the transaction. यानी प्रिंसिपल कहेगा भैया ये इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, जो उसने अपनी कैपेसिटी में कर लिया कोई काम. If any material fact has been dishonestly concealed from him by agent or dealing with the agent have been disadvantage to him, तो उसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है कुछ मटेरियल फैक्ट एजेंट छुपा लेता है. किसके बारे में? प्रिंसिपल के बारे में. मतलब रिप्रेजेंट तो करता है प्रिंसिपल का आदमी हूं और प्रिंसिपल ने मुझे ये सेल करने को बोला है, लेकिन प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा होता है. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं. ए डायरेक्ट बी. बी कौन हुआ यहाँ पे? एजेंट हुआ. टू सेल एज एसेट. ए के एसेट सेल कर दो, तो उसमें क्या होता है? बी ऑन लुकिंग ओवर द स्टेट बिफोर सेलिंग इट. तो उसमें क्या है? बी जो है भाई, बी को उसने कहा इसको सेल कर देना और उसको देख रहा है सेलिंग इट. फाइंड ए माइन ऑफ द स्टेट विच इज अननोन टू ए. कुछ ऐसी चीज पाता है जो बी को नहीं पता थी. बी जो है इन्फॉर्म ए दैट ही विशेस टू बाय द स्टेट फॉर हिमसेल्फ बट कंसील द डिस्कवरी ऑफ द माइन. कहने का मतलब है, माइन का मतलब एक उसने एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी. किसने? एजेंट ने. लेकिन एजेंट को पता लगा रहे इसमें तो हीरे की खान है, तो वो क्या करता है? वो कहता है कि भैया मैं इसको खरीदना चाहता हूं, मतलब खुद ही खरीदने लग जाता है. ए अलाउड टू बी बाय कर लेता है. इन इग्नोरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ माइन ए ऑन डिस्कवरिंग दैट बी न्यू द माइन दैट टाइम आउट ऑफ स्टेट मे आइदर रिपेडिएट और अडेप्ट टू सेल एट हिज ऑप्शन. यानी इसमें है कि अगर जैसे जमीन किसकी थी? ए की थी. एक को बाद में पता लगता अच्छा इसने मुझसे लैंड ले ली, उस लैंड में तो हीरे की खान थी, तो वो उस एक्शन को, उस सेल को क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर सकता है या उसको एडॉप्ट कर सकता है. उसकी मर्जी है कि उस सेल को कंटिन्यू करे या ना करे. When agent remuneration becomes due. कई बार क्या होता है आपने एजेंट रखा, उसको खर्चा देते हैं. एजेंट कैन डिटेन मनी रिसीव्ड. तो अगर आप एजेंट को उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो एजेंट ने आपका कोई सामान बेचा तो उससे जो पैसा मिला उससे अपनी सैलरी एडजस्ट कर सकता है, उसको अधिकार है. ठीक है. एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन फॉर बिजनेस, ही इज गिल्टी. अगर ये तय हो जाए कि भैया ये बदमाश है एजेंट, तो वो अपना रेमुनरेशन का एंटाइटल नहीं होता है. तो द गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड एनी रेमुनरेशन. तो इस कंडीशन में अगर उसने गलत काम किया है तो उसको पेमेंट नहीं देना प्रिंसिपल का राइट है. एजेंट लियंस ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी. तो जैसे कि लॉकर का किराया बैंक वसूल कर सकता है, ऐसे ही एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी जो होल्ड कर रहा है उस पर क्या कर सकता है? अपना लियन लगा. In the absence of anything contrary to the contract, an agent is entitled to retain goods, papers, and other property of principal which is received by him until the amount due to the agent for commission, disbursement and service. तो क्या बोला कि कई बार क्या होता है एजेंट्स का लियन होता है उसकी प्रॉपर्टी पे. अगर कुछ भी एजेंट का एंटाइटलमेंट होता है, उसको देना होता है, तो उसमें उसको देने का लियन लग जाता है. एजेंट टू बी नो इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉ. तो एजेंट कई बार क्या होता है कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है और उसमें कुछ हो जाए तो बोलता है प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय द एजेंट इन एक्सेस अथॉरिटी कंट्रोल. तो उसको भैया कहा था कि तुम ये बस लेके चले जाओ वहां पे लेह लद्दाख ले जाना, और वहां पर उसको कोई लॉस हो जाता है तो प्रिंसिपल उस एजेंट को जो उसका खर्चा होता है उसके खर्चे को करता है. जैसे इसमें क्या है? बी एट सिंगापुर अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रॉम ए. तो ए क्या है? प्रिंसिपल है. कॉन्ट्रैक्ट विद सी टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू हिम. मतलब ए जो है सी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बी जो है सी से कॉन्ट्रैक्ट करता है. ए डज नॉट सेंड द गुड्स टू बी, और ए जो है बी को गुड्स नहीं बेचता. एंड सी स्यूज टू बी.
तो देखो, अगर उसका वो नहीं भेजोगे तो वो क्या करेगा, वो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बी जो है, असली आदमी जो है, उसने सामान नहीं भेजा, तो उसमें बी इन्फॉर्म टू ए ऑफ सूट एंड ए ऑथराइज हिम टू डिफेंड द सूट। तो क्या हुआ, बी इन्फॉर्म करता है ए, बी जो है इन्फॉर्म करता है ए को ऑफ सूट। तो बी कौन है, बी जो है एजेंट है, वो कहता है ए को, बोलता है भाई मैं केस के बारे में बता दिया उसने। ए ऑथराइज हिम टू डिफेंड द सूट, बी डिफेंड द सूट एंड इज कंपेल्ड टू पे डैमेजेस कॉस्ट इनकर्स एक्सपेंसेस, ए इज लाइबल टू। तो जब बी उसके बिहाफ पे वहां कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और वो जीत जाता है, कौन, जिसको सामान नहीं मिला, तो ये सारा जो डैमेज हुआ है वो बी को देना देना पड़ता है। ठीक है भाई, बी ये ना, ए इज लाइबल, प्रिंसिपल को देना पड़ेगा क्योंकि उसने लॉफुल एक्ट किया था, और लॉफुल एक्ट बी ने उसको ऑथराइज किया था कि भाई मेरे लिए वो काम कर लो। अब उसमें कोई डिसीजन होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसने लॉफुल एक्ट किया। एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फैक्ट डन इन गुड फेथ। तो वही जैसे लॉफुल किया तो भैया उसका पूरा देना, ऐसे ही उसने गुड फेथ में कोई काम कर दिया और ए को कुछ खर्चा हो गया तो बी ने उसको देना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, बी एट रिक्वेस्ट ऑफ ए, ए है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, सेल्स गुड टू द पोजेशन ऑफ ए बट विच ए हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ, बी डज नॉट नो दिस। यानी बी कौन है, एजेंट। ए ने कहा है मेरी कार बेच दो, लेकिन ए को राइट था नहीं, बी ने गुड फेथ में बेच दी। अब वो बाद में पकड़ी गई, बाद में पता लगा कि आफ्टरवर्ड सी द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स स्यू टू बी। तो वो तो जिसने बेची है भाई, बी एजेंट की तरह काम कर रहा ना, बी ने बेची है तो बी के अगेंस्ट स्यू करता है। उस कंडीशन में ए इज लाइबल टू इंडेमनिफाई, तो जो भी खर्चा बी को उसको देना पड़ेगा, सी को उसको दे। फ्रॉड बाय एजेंट, तो एजेंट फ्रॉड भी कर सकता है। प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर एजेंट्स फ्रॉड एक्टिंग। कई बार इसका सिंपल एग्जांपल बताते हैं, कोई कस्टमर जब बैंक में पैसे जमा करने आता है, और या कोई बैंक का कलेक्शन एजेंट है, वो गांव गया और गांव से पैसे ले आया और उसने पैसे जमा नहीं किए, रसीद भी दिया है वहां पे, तो वो लोग तो कस्टमर को, वो बैंक को केस करते हैं, और बैंक को वो जिसने फ्रॉड किया था तो उसके लिए स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी वेदर द फ्रॉड इज कमिटेड फॉर बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल और द बेनिफिट, किसी भी तरह का फ्रॉड अगर वो एक्ट करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल, यानी बैंक उसका पैसा दे देगा। तो ये हमारा एजेंसी वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो गया। उससे अगला देखते हैं, ये हमारी यूनिट थी, हमारी 46 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, 45 46। अब हम लेते हैं नेक्स्ट यूनिट। ये यूनिट अगर आप साथ पढ़ ले रहे हैं तो ये समझिए कि कुछ चीजें वहां पे आपको याद आएंगी पक्का, बस इस समय सुनते ढंग से रहिए, मतलब पता लगा सुनने में भी लापरवाही कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। फोर्टी सेवन हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाली कर ली थी, अब करेंगे 48। 48 और 49 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाली हमने कर ली थी। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप वाली चालू हो जाएंगी, तो काफी सही चल रहे हैं अगर हम लोग प्रॉपर इसको करते रहेंगे।
तो ठीक रहेगा, हमारा टॉपिक जो है ठीक चलेगा। 47 वाली हमने कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाली। अब हमारा है नेक्स्ट यूनिट, कंडीशन एंड वारंटीज। ये एक्ट आप लोगों को वैसे फंक्शनैलिटी में नहीं आते, लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो इसलिए आपको ये सुन लेने चाहिए, सुनने समझने चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है कंडीशन एंड वारंटीज। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया था तो ये उसी का आगे, क्योंकि जब सेल होती है तभी कंडीशन और वारंटी का जिक्र होता है। जब सेल होती है तभी कंडीशन और वारंटी का जिक्र होता है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी। बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है समय हमारे पास। ठीक, कंप्लीट भी हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत रह जाए तो अलग बात है। मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटी under the Sales of Goods Act that stipulates the contract of sale with reference to good are classified based on their importance as condition or warranty। अब वो क्या है, कंडीशन बोलते हैं या उसे वारंटी बोलते हैं, क्योंकि से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में किस कंडीशन में सेल होगी, आगे क्या क्या रहेगा कंडीशन, और वारंटी का क्या रोल है। If the stipulation agreed between the parties is essential to the main purpose of the contract, यानी उस मेन पर्पज में, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज में essential है, and is of such a nature that if the stipulation is breached, और जो कंडीशन अगर रखी थी वो ब्रीच हो जाए तो उस कंडीशन में क्या बोलता है, then a party to the agreement would have a right to treat the contract as repudiated। यानी repudiated, देखो कई बार वर्ड आ गया, कैंसिल करना। अडॉप्ट करना, अडॉप्ट करने का मतलब है मान लेना। रेटिफाई करना का मतलब है संस्तुति कर देना कि हाँ ठीक है, आपने जो किया ये मैं मान रहा हूं, मैंने ही किया है। और रेपुडिएट माने कैंसिल करना। तो अगर कोई भी वायलेशन करता, ब्रीच करता उन स्टिपुलेशंस का, तो इसका मतलब वो रेपुडिएट कर सकता है। देन सच ए स्टिपुलेशन इज नोन एज कंडीशन। तो वो कहते हैं कि इस स्टिपुलेशन के कारण, इस बात के कारण हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, और उस बात को कंडीशन बोलते हैं कि इस कंडीशन की वजह से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। अब वारंटी क्या होता है देखना। वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है, वारंटी है कि जो हमने वादा किया है उसको नहीं मानेंगे, उसको अगर नहीं मानेंगे तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, वो वारंटी है। तो जैसे बैंक में लोन नहीं दिया तो गारंटी है, ठीक है। और यहां पर अगर कोई कंडीशन कोई नहीं मान रहा है तो हमारी भरपाई क्या होगी, वारंटी क्या होगा, हम कैसे कवर करेंगे कि आपकी वो जैसे किसी ने फैन बेचा, उसने कहा 5 साल की वारंटी है, एक कंडीशन है, स्टिपुलेशन है। अब वो 2 साल में खराब हो गया तो आप क्या करेंगे, तो उसमें कंडीशन हो, वारंटी होगी कि भाई हम बदल के देंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है। द ब्रीच ऑफ सच स्टिपुलेशन गिव्स राइज टू द क्लेम ऑफ डैमेज ओनली। द पार्टीज कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इज। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, आपने वारंटी और गारंटी सुना होगा। आजकल किसी भी गुड्स को लेने में गारंटी का यूज नहीं किया जाता है। गारंटी का मतलब होता है चीज को वापस करना, वारंटी का मतलब है उस कंडीशन को सही कर देना। और वारंटी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं हो सकता, वो उसकी कमी को तो क्लेम फॉर द डैमेज ओनली करेगा वो, और क्लेम फॉर द डैमेज का मतलब वारंटी होता है, ठीक है। वेदर अ स्टिपुलेशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। इवन इफ द पार्टीज हैव एग्रीड
दैट ए स्टिपुलेशन इज वारंटी, तो उन्होंने उस स्टिपुलेशन को वारंटी में कवर किया। इनफैक्ट इट मे बी ए कंडीशन इफ इट इज द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप वारंटी लेते हो तभी मैं आपका माल खरीदूंगा, तभी हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा। If a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller and the seller does not fulfill it, the buyer can waive the fulfillment of condition। यानी उसने कोई काम वादा किया था, नहीं किया, तो बायर कहता चलो कोई बात नहीं, वेव कर सकता है, और he can treat it as non fulfillment of a warranty। और या वो कह सकता नहीं भैया तुमने नहीं किया, या तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, या कहेगा अरे भैया नहीं किया, दोनों बातें। दिस इज लेफ्ट टू द बायर, ये बायर की महानता है कि करेगा या नहीं करेगा। However, if the buyer has accepted the goods, then such a choice is not available to the buyer। अब देखो, बायर ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, कोई कमी है तो ले लो मैंने, और then the such a choice is not available to the buyer and the buyer has to treat the non fulfillment condition by the seller as breach of warranty only। तो उसने बोला कि अगर वो, इस बात को फिर से सुनो, if the buyer has accepted the goods, however मैंने बोलता ना लॉ में however शब्द पहले तो मना कर रहा है कि बायर के ऊपर है, अब दूसरे में बोला अगर बायर ने एक्सेप्ट कर ली वो गुड डिफेक्ट होने के बावजूद भी, then such a choice is not available to the buyer। तो जब वो एक्सेप्ट कर ले रहा है तो उसके पास वो वाली बात नहीं रह गई कि इसको नॉन फुलफिलमेंट माने या फुलफिलमेंट माने, उसकी चॉइस खत्म हो गई, ठीक है। एंड द बायर हैज टू ट्रीट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, और उसे मान लेना पड़ेगा कि भैया ये जो है नॉन फुलफिलमेंट में ये नहीं कर रहा, लेकिन मैंने मान लिया, अनलेस देयर इज एक्सप्रेस, जब तक कुछ अलग से लिखा गया ना हो। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। अब इम्प्लाइड कंडीशन, बार बार इम्प्लाइड वर्ड आ गया। इम्प्लाइड का मतलब लिखा नहीं भी है तो भी है, वारंटी नहीं भी लिखी है तो भी है। क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कंडीशन एंड वारंटी में बी आइदर एक्सप्रेस, यानी वो कंडीशन लिखी हुई हो सकती है या इम्प्लाइड, यानी कि उसके साथ रिलेटेड है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैं एक फैन लेके आऊं और वो फैन चले ही ना, और जब मैंने लिया तो चेक नहीं किया था, ठीक है, तो उसमें वो कुछ भी वारंटी ना भी लिखी हो तब भी आप उसके पास जा सकते। तो बोला इसमें एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज आर दोज विच आर एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएगी कि आप ये फैन ले जा रहे हैं, अगर ये नहीं चलेगा तो हम इसको बदल के दे देंगे या इसको रिपेयर करा देंगे या आपकी डैमेज को पूरा कर देंगे, ये लिखा हुआ है। इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी आर दोज विच आर लॉ विच द लॉ इम्प्लाइज इनटू एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कुछ भी सामान खरीदोगे भैया, जो सामान खरीदे वो सामान होना चाहिए। पता लगा पंखा ले गए, उसके अंदर मोटर ही नहीं थी, ठीक है। हाउएवर, फिर हाउएवर आ गया, सच इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी कैन बी एक्सक्लूडेड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे एग्री, यानी वो कह सकते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार पहले बोल देता है भैया यही चेक कर लो, घर से वापस मत लाना, तो उसने बोल दिया। अगर वो पहले से बोल देता और अगर कोई बात नहीं हम ले जा रहे हैं, हमारी रिस्क में ले जा रहे हैं, हम अपनी रिस्क में ले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन बोलेंगे कि भैया ये एक्सक्लूडेड कर दी है, तो फिर इंप्लाइड नहीं होगी वो। टाइटल ऑफ द सेलर, टाइटल का मतलब होता है मालिक होना। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट ही हैज राइट टू सेल द गुड्स इन द केस ऑफ सेल। अगर वो सामान बेचता है तो इम्प्लाइड उसकी पावर है, इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो उसको राइट है। ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द ओनरशिप इज पास टू द बायर, और वो जो राइट है, राइट टू सेल है, वो जब उसकी किसी को सेल कर देता है तो ओनरशिप जो होते हैं दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। ए बाइज ए सेकेंड हैंड कार फ्रॉम बी एंड पेज हिम, पुलिस takes away the car as it was stolen one. A can recover the price paid from B as he was violated the implied, अब implied condition, उसने बोला नहीं था
कि कार ले जा रहे हो और अगर चोरी की होगी तो वापस कर देना, बोला ही नहीं था, क्योंकि अगर वो बोल देता चोरी की होगी तो वो लेता नहीं। लेकिन पुलिस ने देखा चोरी की है, तो इम्प्लाइड कंडीशन है, आपने गलत चीज धोखे से बेची है। सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, कई बार क्या होता है, चीजों के नंबर होते हैं, लिखा जाता है कि एक काले रंग की भैंस जिसके सींग ऐसे हैं, डिस्क्राइब किया हुआ है। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट अ गुड्स सेल करस्पॉन्ड टू द विनर, जो उसमें जैसा लिखा हुआ है वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। अगला सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब कई बार होता है ना कि आपने सैंपल दिखाया कि देखो भाई ऐसा है सारा, आपने सैंपल देखा और मतलब अंदर वो निकला ना ऐसा, तो इन केस ऑफ द सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि वो सब भी ऐसे ही होंगे। बल्क सेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, तो बहुत ज्यादा कोई सेल होती तो उसमें एक आधा आइटम देख के ही तो बता दें। बायर सेल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द, और बायर को सैंपल से मिलाने का अधिकार है। गुड सेल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम द अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपरेंट और रीजनेबल एग्जामिनेशन सैंपल। तो उसने कहा कि कुछ भी ऐसा उसके एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो उसकी उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई मतलब व्यापारी के लायक, व्यापार करने लायक सब सामान नहीं है, या उसमें कोई ऐसा चीज जो उससे उसका जैसा ना लगता हो। इसका इलस्ट्रेशन देख लो। ए वांट टू बाय रबर मटेरियल ऑफ सच लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। बी शोज ए सैंपल, ए अप्रूव द सैंपल, बी डिलीवर्स द गुड मटेरियल विद वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ रबर, ए कैन रिजेक्ट द, तो उसने देखा सैंपल जैसा उसने बोला था वैसा नहीं निकला तो वो रिजेक्ट कर सकता है। सेल इज बाय सैंपल इज एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, दो चीजें, सैंपल भी दे रहा और डिस्क्रिप्शन भी दे रहा कि होगी तो ऐसी, सैंपल भी दे रहा और डिस्क्रिप्शन भी दे रहा लेकिन काले कलर की होगी। तो यहाँ पर अ सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, द गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड नॉट ओनली टू द सैंपल बट ऑल्सो द, सैंपल जैसी होनी चाहिए लेकिन उसने कहा था लाल रंग की होगी तो लाल रंग की होनी चाहिए, ठीक है। क्वाइट पोजीशन, देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी, मतलब शांति से उसको पोजीशन देना है। इम्प्लाइड वारंटी इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, एज पर लॉ हो गया। दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, कि भाई पैसा वैसा देने के बाद बायर उसका पोजीशन रख सकता है बिना किसी लड़ाई झगड़े के। गुड्स आर फ्री फ्रॉम अदर चार्जेस, तो जो भी आप सेल करेंगे वो किसी भी अदर चार्जेस से फ्री होनी चाहिए। क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज, तो उसने बोला जिस पर्पज के लिए लिया, जैसे हमने लैपटॉप लिया उसमें विंडो 10 चलना चाहिए और वो नहीं चल रहा है, उसने बोला हाँ विंडो 10 चल जाएगा, नहीं चल रहा है तो गड़बड़ है। देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज एक्सेप्ट द फॉलोइंग, तो कह रहा है इस केस के अलावा नहीं होता ऐसा। कौन सा केस है? इफ द बायर डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्पज, उसने बोला कि मुझे ऐसा लैपटॉप दो जिसमें विंडो 10 चल जाए, ठीक है। ही रिलाइज ऑन द सेलर, और सेलर ने कहा हाँ जी बिल्कुल ले मस्त चलेगी, नहीं चलता। देयर इज एन एम्प्लॉयड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट फॉर, तो यहाँ पे एम्प्लॉयड हो गई कि भैया बात हो गई है तो वो चलेगा। कैवेट टेम्पेटर, यहां पर भी कई बार जो है क्वेश्चन आता है। कैविएट एम्पेटर, कैविएट एम्पेटर, बायर बीवेयर, यानी बायर को पहले से तैयार रहना मैं क्या ले रहा हूं। जैसे वो बंदूक ले गया और घर में गलती से चल गई, किसी की डेथ हो गई, उन्होंने कहा साहब आपने बंदूक दे दी, उससे गोली चल गई, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बंदूक से गोली चल ही सकती है, क्या बोला? कैवेट मीन्स वार्निंग, ए कॉशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पेटर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पेटर, तो एक था चेतावनी, वार्निंग, चेतावनी। द पर्सन हु बायज गुड्स मस्ट कीप हिज आई ओपन, ये भाई आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हिज माइंड एक्टिव एंड कॉशियस वाइल बाइंग द गुड्स, तो कई बार क्या होता है कि कोई सामान ले जाते हैं
उसका एक टायर खराब, वो खिलौना ले गए बच्चों का, एक टायर खराब है, आप वहीं चला रहे हैं, नहीं चल रहा, फिर भी ले गए, ठीक है। अब उससे बच्चा खेल रहा था, एक पहिया निकल गया, कुछ हो गया, चोट लग गई। The buyer must examine the good thoroughly. Later on, if the goods do not serve his purpose, depend upon his own judgment, he makes a bad choice. तो उसकी bad choice है, he cannot blame for the selling. भाई गलत चीज ले आ रहे, उसने कहा भाई आप ले तो जा रहे हैं लेकिन यार देख लेना, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। The sale of goods act also enshrines doctrine by stating that there is no implied warranty or condition as to the quality of it. कई बार क्या होते हैं, ये बातें लिख देते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्पेशल, अगर स्पेशली एक्सप्लेन करके दे रहा है कि ले जाओ ये इतने दिन चलेगी, तो एक्सप्रेसली दे रहा है तब तो अलग बात, नहीं दे रहा है तो आपको सब कुछ ठोक बजा के लेना बोलते हैं। आपको कोई भी चीज है वो ठोक बजा के लेनी चाहिए कि भाई ये चीज हमारे काम की है या नहीं, अगर नहीं काम की फिर भी आप जबरदस्ती परचेज कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अगली यूनिट लेते हैं अनपेड सेलर, इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कमल सिंह जी बोलते हैं सर, इफ बीसी टेक्स मनी फ्रॉम कस्टमर इन ए विलेज बट डज नॉट डिपॉजिट, सेल द बैंक बी लायबल टू पे? बोलिए इसका आंसर दीजिए। बीसी जो है डेफिनेटली बैंक का एजेंट है, अगर बैंक ने उसको ऑथराइज किया हुआ है पेमेंट लेने के लिए और पब्लिक को बता रखा है और वो ले करके बैंक में जमा नहीं करता तो बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा, बिल्कुल ठीक है। मिथिलेश कुमार चौबे जी पूछते हैं एक्ट भी याद करने बहुत ऐसा जरूरत नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट और आंसर दे रहे हैं लोग, बैंक लायबल होगा इसमें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यूट्यूब वालों का? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं। देखिए ये पढ़ाई ऐसे ही चलेगी, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो कहीं और से पढ़ सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, हमने फिर दोबारा दिया कि अनपेड सेलर कौन होता है। देखो बेसिक बता देता हूँ मैं, अनपेड सेलर क्या होता है। वैसे तो एक बायर है और एक सेलर है, सेलर ने गुड्स दे दिया लेकिन इसने पेमेंट नहीं दिया, वह अनपेड सेलर हो गया, यानी उसको पेमेंट नहीं मिला। और ये अनपेड पार्सली भी हो सकता है, अगर उसने 10,000 का सामान लेना था, उसने 5,000 ही दिए अभी, तो 5,000 के लिए वो अनपेड सेलर हो गया। तो उसके क्या क्या राइट होते हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। ये देखो यहाँ लिखा है व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड फॉर द टेंडर, ठीक है। दूसरा, when the payment for the goods is received in the form of check or other negotiable instrument and the same is dishonored, ये भी है कि भैया उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए, थोड़ा सा भी बाकी है तो वो अनपेड है। दूसरा, आपने चेक दे दिया, आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन कल को डिसऑनर हो जाए तो भी अनपेड हो गया, ठीक है। Here the term seller include any person who is in the position of a seller, an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed। अब इसमें क्या है, कई बार क्या होता है कि सेलर ने कोई who is in the position of seller, an agent of the seller to whom the, तो कई बार क्या होता है सेलर के एजेंट को सामान बेच देते हैं, और एक कंसाइनर, तो बेसिकली जिसके पास सामान है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर बेचता है या सेलर खुद बेचता है, तो उनको सबको सेलर बोलते हैं, एजेंट को भी सेलर बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ अनपेड सेलर, तो क्या क्या है देखो,
अनपेड सेलर के राइट्स क्या है, क्या क्या है, उसने पहले में बोला हुआ है कि राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट्स अगेंस्ट द बायर्स पर्सनल। तो गुड्स के लिए क्या है, वो क्या कर सकता है, उस गुड्स को अपने पास रख सकता है, मंगा सकता है, उठा सकता है। वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव पास्ट, यानी दूसरे को दे दिए, तो क्या कर सकता है, उस पर लियन लगा सकता है, उसको रास्ते में रोक सकता है, ठीक है। और अगर उसने अभी उसको सामान दिया नहीं है तो वो ट्रांजिट में रोक सकता है, उसको रास्ते में रोक सकता है, ठीक है। और रीसेल डिलीवरी, रीसेल डिलीवरी का मतलब वो सामान किसी और को बेच सकता हो। तो ये राइट होते हैं गुड्स के लिए। अब बायर के लिए क्या कर सकता है, केस लगा सकता है कि पैसा दे दो, केस लगा सकता है डैमेज भी दो, और अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और उससे ब्याज भी ले सकता है कि भैया 2 महीने से पैसा नहीं दिया तुमने। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा अनपेड सेलर वाले अकाउंट में, इसमें चैप्टर में से, ठीक है। अनपेड सेलर राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू द अनपेड सेलर, वेदर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन पास टू द बायर और नॉट। क्या होता है कि भैया प्रॉपर्टी उसने दी या नहीं दी, अनपेड सेलर के राइट क्या होते हैं। अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम, जब तक अपने पास रखी है तब तक वो लियन रखा हुआ है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, तो वो उसको रोक सकता है ट्रांजिट में। ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द, जितना पोजीशन उसने दिया था उसके बाद भी वो ट्रांजिट में उसको रोक सकता है, और राइट ऑफ रीसेल, उस सामान को किसी और को बेच सकता है। इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास, तो दो कंडीशन है, कई बार वो प्रॉपर्टी पास कर देता है तो, और नहीं करता है तो। अनपेड सेलर्स लियन, जैसे हमारे बैंकर्स का लियन होता है, ऐसे ही अनपेड सेलर का भी लियन होता है। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स इज एंटाइटल टू रिटेन पोजीशन अंटिल द पेमेंट, जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं मिलता तब तक वो पोजीशन में रख सकता है उसको। इफ द गुड हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेट्स एट क्रेडिट, सामान बेच दिया लेकिन क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सपायर, पहली बार में बोलता मैं क्रेडिट में नहीं दे रहा हूं, आपने सामान मंगा लिया उसका पैसा नहीं भेज रहे हैं, उसने एग्री नहीं किया था। दूसरा, उसने एग्री किया था लेकिन टाइम एक्सपायर हो गया। तीसरा, बायर जो है इंस्टॉलमेंट हो जाए। तो तीनों कंडीशन में उस सामान को वापस मंगा सकता है। वेयर अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ही मे एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन ऑफ द बैलेंस गुड, बचा हुआ सामान अपने पास रख लेगा। अनलेस ही मेक द पार्ट डिलीवरी अंडर सर्कमस्टांसेस टू शो दैट ही वुड वेव द राइट ऑफ लियन टू ऑल गुड्स, द, यानी जब तक उस वक्त उसने कंडीशन नहीं लगा रखी है तो जो बचा हुआ है उस पर लियन लगा देगा। द सेलर में एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन नॉट इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और, तो कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें एजेंट के पास होती हैं, एजेंट के पास उसके सामान रखा हुआ है किसी को देने के लिए, तो उस पर भी लियन वो लगा सकता है। टर्मिनेशन ऑफ लियन कैसे होगा भाई, जैसे ही उसका पेमेंट हो जाएगा, व्हेन ही डिलीवर्स द गुड टू द कैरियर other bailey of the purpose transmission to the buyer without reserving the right of the disposal of the goods, the unpaid seller of goods losses is lien। तो कई बार क्या करता है कि अगर वो कोई सामान किसी कैरियर को दिया, कैरियर का मतलब किसी ट्रक वगैरह वाले को दे दिया, अदर बेली for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods, कोई ऐसा बंदा जो उसको जमानती के तौर पे ले रहा है उसको कि भाई ये सामान मेरा एक तरह से आपने मुझे गिरवी रख दिया, तो उसमें लियन नहीं काम करेगा। when the buyer of his agent lawfully obtained possession, कई बार क्या होता है कि पेमेंट तो नहीं दिया लेकिन बायर ने लॉफुली उसका अधिकार ले लिया, ये मेरी चीज है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता, बाय वेवर ऑफ लियन, और खुद ही वो लियन को वेवर कर दे। आगे, द लियन इज नॉट जस्ट बिकॉज द सेलर ऑब्टेन ए डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, द लियन इज नॉट जस्ट बिकॉज द सेलर ऑब्टेन ए डिक्री, तो उसमें बोला हुआ है कि जो सेलर है उसके प्राइस, जो गुड्स का प्राइस है उसके अगेंस्ट ही वो डिक्री दे तो ही लियन नहीं है।
लियन बिना कानूनी तौर पर भी लग जाता है। हाउ एवर मैंने बोला ना खतरनाक होता है, ऊपर जितनी बातें बोली होती हैं सबको उल्टा कर देता है विद ए कंडीशन। ट्रांजिट में रोक सकता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की बात क्या है, इसमें कहा है कि फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द बायर, द ट्रांजिट एंड्स व्हेन द बायर और हिज एजेंट टेक्स डिलीवरी। तो जब तक आपका बायर सामान नहीं ले लेता है तब तक ट्रांजिट कहलाता है। अगर वो सामान ले लेगा तो उसके पोजीशन में आ गई, ठीक है। हाउ स्टॉपेज इज ट्रांजिट अफेक्टेड, कैसे करेगा, तो वो क्या करेगा, आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और बाय गिविंग नोटिस ऑफ इट्स क्लेम। या तो छीन लेगा आपसे, ले लेगा, या एक नोटिस दे देगा, भैया जो सामान तुमने रखा हुआ है इसको वापस पहुंचा दो। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर, वो क्या है कि उसने कुछ किसी और को सेल कर दिया या प्लेज करा दिया। सब सेल का मतलब दोबारा से उसको कहीं सेल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, अभी तो आपका अनपेड सेलर है, आपको सामान आपका हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने आगे बेच दिया, प्लेज कर दिया, तो क्या होगा, अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फर्दर सेल। और मतलब चाहे वो फर्दर सेल भी कर दे, कहीं लियन भी लगा ले, लेकिन इसका राइट अफेक्ट नहीं करेगा, यानी सेलर का लियन लगा हुआ है अभी। विच द बायर मे हैव मेड exception to this when any person in the good faith for the consideration takes document of title good from the buyer or transfer of good by way of pledge। अब कई बार क्या होता है कि जो बायर है उसने गुड फेथ में लिया तो वो बिल्कुल आगे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं लिया है, वापस करना है, तो सेलर का राइट बना रहता है। इफ द गुड्स आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर, if the unpaid seller who has exercised the right of lien stoppage of transit of goods notice to the buyer to intention of to resell, the unpaid seller may, if the buyer does not within the reasonable time pay the price, resell the goods। यानी कोई सामान खराब होने वाला है, मान लिया उसने कहा भाई एक ट्रक सेब ले जाओ, उसने कहा बस पेमेंट 1 घंटे में आ रहा, नहीं आया। अब सेलर चाहता है उन सेब को बेचना, क्योंकि अगर वो 10-12 दिन रुक जाएगा, इंतजार करेगा पैसा, तब तो सेब खराब हो जाएगा, तो रास्ते में बेच सकता है, किसी रीसेल कर सकता है, उसको बोलते हैं रीसेल, ठीक है। ही कैन ऑल्सो रिकवर द ओरिजिनल बायर डैमेज वगैरह सी, तो नॉर्मल सी बात है, चलो ठीक। इफ द अनपेड पेलर डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस टू द सेल ऑफ द बायर, देन द अनपेड सेलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेज। और अनपेड सेलर को क्या है, बायर को नोटिस दे देना है कि भैया आपने हमारा पैसा नहीं दिया, आप इसको बेचना मत, हमें वापस कर दो। ऑन द कंट्री द बायर बिकम्स एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट, और अगर वो नोटिस नहीं देता है तो सारे मजे जो है बायर ले सकता है। इफ द अनपेड सेलर who has exercised his right to lien stoppage in the transit goods, the new buyer acquire। अब भाई मान लिया मैंने ए को बेचा था, ए ने मेरे से नहीं लिए, तो मैंने उससे लेके बी को बेच दिया, अब बी बायर बन जाएगा, क्योंकि वो वाली पहली वाली सेल कैंसिल हो गई। चलो एक चीज पूछूंगा मैं इसमें, कोविट एम्पटर क्या होता है, कोविट एम्पटर क्या होता है, कोई लोग आंसर दीजिए। कोविट एम्पटर क्या होता है? अभिषेक आनंद जी दोनों चैनल में देखिए, मिल जाएगा आपको। चेतावनी, संतोष कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। चेतावनी किसकी, किसको? बायर बीवेयर जी के, आपने आंसर बिल्कुल टेक्निकली दिया, बायर बीवेयर, कि बायर खुद सावधान रहे। वार्निंग टू कस्टमर, कस्टमर नहीं बोलते, सिर्फ बायर बोलते हैं इसमें, ठीक है।
यहाँ कस्टमर नहीं बोलेंगे, बायर बोलेंगे। ठीक है। कैवे टेम्परेचर का मतलब है कि अगर गन लेके गए और फायर होना, हाँ, मतलब जो आप सामान ले रहे हैं उसकी हैंडलिंग क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, कैसे यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। या खराब सामान ले जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि खराब दे दिया आपने, गलत बात है। ठीक है। और दूसरा हमने एक सवाल और पूछा था कि डेल रेडियर एजेंट कौन होता है। ये दो टेक्निकल वर्ड आए थे इसमें, बाकी तो हम रिपीट करते जा रहे हैं जितने आ रहे। बिल्कुल एक्सटेंसिव केयर है। ठीक है। वो बताइए जो मैंने पूछा दूसरा, डेल क्रेडियर एजेंट। डेल क्रेडियर एजेंट बताइए। डेल क्रेडियर एजेंट बताइए। कोई नहीं बता पा रहा। एक्स्ट्रा रेमुनेशन, बिल्कुल ठीक है, सोनम सिंह ने सही बताया। डॉक्ट्रिन ऑफ कोविड टेम्परेचर तो हो गया भाई। एक्स्ट्रा रेम, अगर एजेंट किसी काम के लिए एक्स्ट्रा रेमुनरेशन लेता है जो कॉन्ट्रैक्ट से अलग होती है, वर्क फॉर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, उसको डेल क्रेडियर एजेंट, मतलब एडिशनल जिम्मेदारी देना उसको। उसने कहा मेरा सामान बेच दो, ठीक है बेच दूंगा, लेकिन उसने कहा मेरा सामान खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप ये कर लेना, तो कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये पेमेंट चाहिए, इस तरह से। ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा जो है 49 नंबर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो बेसिकली पार्टनरशिप बेस्ड हैं, जो कि आगे जाते जाते कंपनी तक जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म और ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें सीखेंगे। सीरीज चलेगी, एक दो टॉपिक अभी लेंगे और उसके बाद सीरीज जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लेंगे। जितना भी हमसे कोशिश हो पाएगा हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर लें। कई बार बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक होते हैं, लेकिन आप जो है इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं ब्रीफिंग एक स्ट्रक्चरल बता दूंगा, उसके बाद जो है हम इस पर बात करेंगे। ये सामने स्क्रीन पर आपके देखिए आ गया है। रश्मि कुमारी जी ने पूछा पीपी में 43, अकाउंट में 51, तो क्या जीआईबी पास करने की उम्मीद है? अरे ये जीआईबी का एक पेपर तो पास कर लिया आपने, सेकंड वाला, और सेकंड वाला ही टफ माना जाता है। थर्ड में भी 50+ ले आइए तो एक पेपर रह जाएगा, अगली बार पास हो जाएगा। ठीक है, इस बार आप नहीं कर पाएंगे। हेलो सर। हम्म, हेलो बोलो। सर, हमारे पेडअप क्लासेस की वैलिडिटी कब तक है? नवंबर तो पोस्टपोन हो गया। अरे बढ़ा देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, कर जब देंगे। तक सर है जब तक, हैं जब तक जब तक सर है तब तक। सर नहीं सर, सर नहीं भी होंगे तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अवेलेबल है तब तक। सर चलिए नेक्स्ट बढ़ा देंगे। क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी? ये इस बार देखो जैसे सीआईबी का एग्जाम खत्म होगा ना, क्योंकि अब तो जेआईबी के लिए टाइम मिल गया ना हमको, हाँ मतलब जी, हाँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टाइम दे दिया खुद ही उन्होंने। हम भी सोच रहे थे कैसा हेक्टिक होगा, तो जैसे ही जेआईबी का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद हाँ रेगुलर जी। क्लासेस हम लोग
नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए चालू कर देंगे लाइव वाली, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, उसके लिए एक दिन अपन को सबको एक जॉइंट सेशन रख के सबका विचार लेना चाहिए, उस हिसाब से कुछ कुछ बदलाव करना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल, हमारा सुझाव है, बाकी आपको जो अच्छा लगे कर। नहीं नहीं सुझाव बिल्कुल मान लेंगे। अभी इस बार तो थोड़ा ये हैपे चल रहा, पहले एग्जाम की डेट नहीं आ रही थी और डेट हाँ तो ऐसी आफत मचा दी। आप लोग देखिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, कभी मेरे बारे में कोई सोचता है? आपके बारे में सोचते हैं सर, इसीलिए तो हम बता रहे हैं नहीं भाई, सर, अपना एक रिजल्ट सवाल तो कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। सर हाँ, एक सवाल तो मेरे मन में हरदम आता है कि हाँ, आपका सुबह से शाम तक का शेड्यूल जान लिया जाए, क्योंकि जान इतना लेंगे। चार्मी फिर भी रहते हैं आप, पूरी बैटरी फुल रहती है सर आपकी। चलो मैं अभी का बता देता हूँ, आज का ही बता देता हूँ। हाँ जी। सुबह मैं 6:30 पे उठा, नहाया धोया फ्रेश हो गया। मुझे एक कोऑपरेटिव बैंक का ओटीएस का वीडियो बनाना था। मैंने उसको 7:45 से रिकॉर्ड किया, 8:15 तक रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद उसको अपलोड किया और मैं चला गया बैंक, ठीक है। अब बैंक गया तो वहाँ से 6 बजे वापस आया हूँ। 6 बजे वापस आके मैंने एक चाय पी है और आपके साथ ठीक 7 बजे बैठ गया हूँ, ठीक। ओ अभी जो है मैं पढ़ाऊंगा उस 15-20 मिनट आधे घंटे जब तक हम चलेंगे इस टॉपिक पे। उसके बाद मैं डिनर करने जाऊंगा, आधा घंटा मुझे वहां लगेगा। फिर मैं 9:30 से फिर बैठ जाऊंगा आपके साथ, और 12 या 1 जब तक हम खींच पाते हैं तब तक खींचेंगे। तो आज का शेड्यूल तो हाँ। ये रहा, है ना, ठीक है। फिर भी सर चेहरे पे कहीं भी थकान नहीं है और हम ऐसे बैठे हैं कि बस। चेहरे में थकान आप लोगों की वजह से नहीं है, आप लोग नहीं होते तो हमें भी थकान होती, मैं भी क्या कर रहा होता, बैठ जाता तो खाली। सहयोग तो हम भी बराबर दे रहे हैं सब लोग। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल। हो सकता है आप किसी लोग का 1 घंटा देखेंगे, कम होगा, 2 घंटा कम होगा, उतना हो सकता है। बिल्कुल जब देखेंगे आप नहीं तो मैं क्या करूंगा, जब आप देख रहे हैं तभी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अब अभी 40-50 लोग देख रहे हैं, ये लोग नहीं होंगे तो मैं भी कहूंगा यार छोड़ो क्या पढ़ाना, ठीक है। लेकिन आपको हाँ तो जी। पढ़ाऊंगा, पेड वालों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, चाहे कोई यूट्यूब वाला आए या नहीं आए, है ना। ये थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब हो गया, देखो डिस्टर्ब सिर्फ इसलिए हुआ कि ये जो बीच में 2 एग्जाम एक साथ कर दिए ना, बहुत ही और बहुत शॉर्ट नोटिस पे किए। मतलब एक तो होता पहले से 2 महीने पहले बता देता, और ठीक नेक टू नेक सीआईबी कर दिया। और आपके लिए तो सिर्फ जेआईबी है, हमारे लिए तो जेआईबी सीआईबी दोनों है, तो हमारे लिए हाँ जी। परेशानी बढ़ गई। कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस अगले वालों के लिए और बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब मैं जो ये टॉपिक को लाइन टू लाइन कवर कर पा रहा हूँ, करीब 10-11 टाइम मैंने इसको पढ़ लिया है, तो मुझे जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको सिर्फ कानों में ये जो बोला जा रहा है ना, उसको रोक लेना 2 दिन तक अगले, ठीक है। रोक लिया तो आपका काम हो सकता है। और बाकी तो पास फेल चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। आप लोग मेहनत से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यूट्यूब वाले भी कुछ बोले, क्या खाते हैं सर? दीपक कुमार जी बोल रहे हैं 35-37। सर थर्ड पेपर को दीजिए ना, पास हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो अगले बार ये पड़ा हुआ काम आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, और ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं पहले। देखो कोई भी जो हमारा बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस सिस्टम कैसे काम करता है, बिजनेस सिस्टम में हमारे पास कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लिया सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। अब इंडिविजुअल भी वो फर्म के नाम भी कर सकता है, और इंडिविजुअल जो फर्म के नाम बिजनेस शुरू करता है वो प्रोप्राइटरी कंसर्न हो जाती है। अब इसमें आगे मोर देन वन या 2 और 3, तो जैसे ही मोर देन वन आएंगे तो उसका नाम पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म के बाद इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं। क्या? ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो सकती है या अनरजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही प्रोप्राइटर भी 2 होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, किसका आता है? कंपनी का। और कंपनी को हम लोग लीगल एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब
कि एक इन लोगों से अलग है वो। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में इंडिविजुअल का रोल होता है। कंपनी में इंडिविजुअल कोई नहीं, कंपनी खुद ही अपने आप में है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब हम शुरू कर रहे हैं, ये इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते चलेगा। तो सबसे पहले इसमें आ गया डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कोई अभी हमने बुक नहीं खोली है, तो पार्टनरशिप एक्ट बता सकता है कब का है? जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कब का है, बोलिए भाई। कल ही हमने एक्टों के बारे में बताया था, कौन कौन से एक्ट आपको देखने हैं, बोलिए। ऑप्शन दे दूं? 1832 और 1872। अब तो बता दो। 72। अरे 72 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कल हमने कितनी बार देखा था, कई जगह लिखा है 18, ठीक है, 1832 है। चलो यहां देखो, द पार्टनरशिप एक्ट लेज डाउन द इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं पढ़ना मेरे को, केवल इंपॉर्टेंट बातों को मेरे को हाईलाइट करना है। The rights and liability arising out such a mode of carrying on business are governed by। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जो एक से ज्यादा लोग कैरी करते हैं, एक से ज्यादा लोग कैरी करेंगे, तो these person agree to share a profit and losses to their venture and it amount to of the contract। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग फायदे और नुकसान को जैसा कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में है उस अमाउंट तक बियर करते हैं। ठीक है, और इनका कंट्रोल, इनके राइट्स और इनकी लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन है। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो यहां पर्सन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप में जरूरी नहीं सब लोग काम करें, उसमें ऐसा भी हो सकता है दो लोग तीसरे के लिए काम करें। वो डिपेंड करता है वो पार्टनरशिप किस उसमें ज्वाइन करते हैं, जैसे कि कोई मनी के रूप में ज्वाइन करता है, कोई इंटेलिजेंसी की, कोई एडवाइजरी के रूप में, और कोई हार्ड वर्क के रूप में, कई तरह के पार्टनर। ठीक है, who have entered a partnership with one another called individual partner and collectively उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्म बोल देते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने पहले ही आपको बता दिया, कंपनी एक लीगल एंटिटी है कंपनी एक्ट में, लेकिन पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं है, उसमें इंडिविजुअल का रोल रहता है। पार्टनरशिप जब कोई गलत काम करती है तो उसमें इंडिविजुअल लोग भी लायबल होते हैं। ठीक है, देखो, पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय ए पर्सन who have come together to carry a business and share profit। However, फिर आ गया भैया, however, फिर आ गया, if a particular partner cheats a customer and run away, say 1 lakh rupees, then other partner have to pay for his misdeed। समझ में आया? मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, इंडिविजुअल एक्ट पर भी पार्टनरशिप नाम की अगर कुछ हो जाएगा तो सबकी जिम्मेदारी। If the partnership firm is left with no fund, the individual partner will have to। अगर कभी कोई नुकसान हो गया और फर्म में पैसा नहीं बचा, तो जो इंडिविजुअल लोग हैं ना पार्टनर, उनको अपनी जेब खाली करनी पड़ जाएगी। Hence, from the above, it can be seen that there is a difference between the company and the member forming the company, while the partnership is seen clearly to a group of person। देखो, ये लोग ग्रुप ऑफ पर्सन है और वो लोग जो कंपनी बना रहे हैं वो लोग डिफरेंट है। शेयरिंग प्रॉफिट और रिटर्न्स अराइजिंग प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग ए कॉमन इंटरेस्ट इज द प्रॉपर्टी डज नॉट मीन दैट पर्सन हैव फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन सच बिजनेस। क्या मतलब हुआ इसमें कि भैया जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है और वो जो प्रॉपर्टी से रिटर्न आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है बाय पर्सन होल्डिंग ए कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो वो सब लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में।
does not mean that person have formed a partnership firm to carry on such business. तो कई बार कुछ ऐसा काम जिससे उसका फायदा हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उसने पहले से ही उस फायदे के लिए कोई जिक्र किया हो. Does not that person have formed the partner. तो पार्टनरशिप बनाई है जिस पर्पज से कर रही हो तो ठीक है, लेकिन जिस पर्पज से नहीं बनाई और फिर भी वो पार्टनरशिप फर्म से कुछ हो जा रहा है तो भी उनको शेयरिंग होती है. The payment to the person is dependent upon the earning of profit varying with the profit earned by the business, or he is given share to the profit of business, then simply this fact does not make the person receiving such payment as a partner. कई बार क्या होता है कि जो पेमेंट है तो ए पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट या वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्न बाय ए बिजनेस. जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, वेरी कर रहा है बार बार, तो he is given share of the profit of business, then simply this fact does not make the person receiving such payment as a partner of the business. कई बार किसी को अगर इस बिजनेस से फायदा हुआ है और उसका फायदा किसी भी आदमी को दे दिया जाए तो इसका मतलब वो पार्टनर नहीं है. पार्टनर वही हो सकता है जो एक एग्रीमेंट के तहत उसमें है. कई बार कोई फर्म प्रॉफिट कमा रही है और वो किसी पर्सन को कर रही है, पेमेंट टू ए पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन द अर्निंग, तो कई अदर पर्सन को अगर कोई प्रॉफिट पेमेंट होता है तो वो पार्टनर नहीं है. पार्टनर वही है जो एग्रीमेंट में है. बाय ए सर्वेंट और एजेंट, और तो अब कई बार क्या होता है उस बिजनेस का सर्वेंट या उस बिजनेस का एजेंट भी कुछ फायदा कमा रहा है तो वो पार्टनर नहीं. पार्टनर वही होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में है. तो क्या बोलता है, तो इसेंशियल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो. पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म टू कैरी सम लॉफुल बिजनेस के लिए बनती है. बिजनेस मस्ट बी कैरी टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ द रिटर्न ऑफ द. वो बिजनेस जो करते हैं उससे होने वाला फायदा शेयर में बटेंगे. देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एजेंसी. म्यूचुअल रिलेशन, सब लोग एक दूसरे के एजेंट है, सब लोग प्रिंसिपल है, सब लोग एजेंट है बिटवीन द पार्टनर. दिस मीन दैट एनी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड ऑल. तो इसीलिए भाई म्यूचुअल एजेंसी है ना, इसने काम किया तो वो जिम्मेदार है, उसने काम किया तो वो जिम्मेदार है. जैसे जब क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन फंसा था. 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कहेगा कौन सा रेलिवेंट नहीं, या इनमें से किसी एक स्टेटमेंट के नॉट लगा देगा, नॉट हटा देगा, इस तरह से. जहां पे यहां लिखा हुआ है देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल, तो आप देयर मस्ट नॉट बी लिख देगा यहां पे, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है. ठीक है. टाइप ऑफ पार्टनरशिप. अब देखो पार्टनरशिप कौन कौन सी होती है. पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप में इच्छा से हम, नो प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनर्स. तो जो जब टाइम लिखा ही नहीं है, जब तक जो चाहे बना रहे हैं. और पार्टनरशिप, पार्टनर कभी भी चाहे तो बाहर भी जा सकता है अगर हाउएवर कुछ ऐसा ना लिखा हो. पार्टनर कभी भी बाहर जा सकता है, हाउएवर कुछ ऐसा लिखा ना हो, ये जाएगा नहीं. ठीक है. फॉर द डिटर्मिनेशन. ठीक है. तो वो जब तक चाहे बना रह सकता, तो ऐसी पार्टनरशिप एट विल होती है. ठीक है. ऐसी दूसरी वाली फॉर ए फिक्स पीरियड, उन्होंने लिखा, वही बोलो ना, हाउएवर उन्होंने लिखा हुआ है कि जब तक हम ये जो हमने मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो पार्टनर बना रहेगा, तब तक वो पार्टनर बना रहेगा. ठीक है. तो फिक्स पीरियड के लिए हो गई. अब है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. किसी एक पीस ऑफ वर्क के लिए, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए. क्या है, पर्टिकुलर जॉब और असाइनमेंट टेकन लिया हुआ. जैसे उन्होंने कहा भाई 5 किलोमीटर की सड़क बनानी है, हम 3 पार्टनर मिल गए, बनाते हैं. तो वो इसी जॉब, जैसी जॉब खत्म होगा तो ठीक है. अच्छा, अब जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये नया चीज आया था, पहले नहीं होता था. क्योंकि अच्छा, ये एक्ट क्यों आया, कोई आंसर दे सकता है, इसने क्या राहत दी? चलो मैं आपका कॉमन सेंस देखने जाता हूँ. सर इसमें वो है ना, जिसका पार्टनर का जितना हिस्सेदारी का उसका उतना ही लायबिलिटी फिक्स होगा.
किसमें? जो भी कोई पार्टनरशिप फर्म है या मतलब जो भी कंपनी है, कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। जैसे किसी पार्टनर ने जैसे अपना शेयर 10% है हाँ, और उसका कंपनी वो गया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट वगैरह, तो उसका 10% ही फिर उसका वो देखो वसूला जाए। फिर आप कंपनी की बात कर रहे हैं। मैंने अभी जब आपको इस चैप्टर शुरू किया था स्ट्रक्चर बताया था। कंपनी का नाम तो मैंने बहुत बाद में लिया था और नाम मैं अभी ले रहा हूँ। उस समय हम नहीं थे, लेट ज्वाइन किए थे सर, आधा घंटा। कोई बात नहीं, ठीक है। सर ऐसा इसमें है। कंपनी हाँ। कोई किसी की कंपनी है तो लॉस होता था तो देखो पूरा सुनो, डूब जाता आप लोग आंसर करते समय कंपनी शब्द हटाओ पहले, तब तो मैं आपका आंसर सुनूंगा। कंपनी तो बोलना ही नहीं है। दोनों पार्टनरशिप है। दोनों क्या है? पार्टनरशिप है। अब क्या फर्क है पार्टनरशिप में, उसको देखते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं दोबारा से। कंपनी तो बोलना ही नहीं है। यहां मैंने देखो कंपनी कहां लिखी थी। कंपनी मैंने लास्ट में लिखी थी, मैं इसको ग्रीन कलर से यहां लिखी थी मैंने कंपनी, और यहां से पहले मैंने फर्म लिखा था। और अभी हम पढ़ रहे हैं ये पार्टनरशिप पढ़ी हमने, अब हम पढ़ रहे हैं एलएलपी, यानी ये भी पार्टनरशिप है। तो काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर वाली पार्टनरशिप है ना, अगर बिजनेस में नुकसान हो गया, सामान बिकने के बाद आप किसी का पैसा नहीं दे पाए, तो घर बेचना पड़ेगा, जान नहीं छूटेगी आपकी। तो अब लोगों ने कहा यार बिजनेस नहीं करते भैया। अब मान लिया किसी ने गाड़ी चलाने का ट्रेवलिंग एजेंसी का बिजनेस ले लिया और पता लगा कि गाड़ी में 10 यात्री थे, लुढ़का दी गाड़ी, सबने केस कर दिया, सबने 2-2 करोड़ मांग लिए, तो क्या करोगे आप? इसीलिए ये एलएलपी आया। इस एलएलपी में बोला कि भैया जो पैसा हम लगा के बिजनेस कर रहे हैं वहीं तक लायबिलिटी है, मेरे घर मत आना मांगने। पॉइंट क्लियर हुआ तो बताओ, खुश हुए तो बताओ। नहीं हुआ? ओके, हो गया सर समझ। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में अगर अपने पैसे लगाए हुए के बाद भी कुछ वसूली करनी है तो घर बेचना पड़ सकता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में जितना पैसे से बिजनेस में लगा रखा ना, बस वही वसूलोगे भैया, घर मत आना मेरे। और ये लोगों के लिमिटेड लायबिलिटी वाले ऑप्शन मांगने के कारण से ये एक्ट आया। पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। पहले कौन सी लायबिलिटी होती थी? अनलिमिटेड। लेकिन सर अगर उसमें भरपाई नहीं हो रहा है तो ज्यादा चाहिए तो फिर बेचना पड़ेगा घर भी। किसमें? जैसे हिस्सेदारी में जितना भी उसका पार्टनरशिप है, नहीं, अगर उसका पूर्ति नहीं हो रहा तो फिर कौन सी वाली पार्टनरशिप में, ये भी तो बताओ सर। लिमिटेड लायबिलिटी वाली में नहीं एलएलपी। बेचना पड़ेगा, यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से। आपने कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करी, सबने 5-5 लाख रुपए लगाए, 4 लोग थे, 20 लाख रुपए लगे और काम धंधा शुरू कर दिया, 2 गाड़ियां खरीदी और चलाने लग गए। तो इस कंडीशन में उन गाड़ियों से ही आप जो लेना चाहें ले ले, घर नहीं आना है अपने, ठीक है? गाड़ियों से क्षतिपूर्ति नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, बच गए आप। ये रीजन ही ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ठीक है? विवेक कुमार यादव जी, सर मेरा 4th अटेम्प्ट है लीगल को क्लियर करने के, इसके बाद मुझे ऑल 3 पेपर देने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किल से पीपीपी में 53। अरे तो आप तो मेहनत करो विवेक कुमार जी, बिल्कुल पास करा दिया, लेकिन मेहनत करो, 1 सेकंड भी मत छोड़ो। लीगल के पेपर में खासियत है जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतनी हेल्प, लेकिन पढ़ने का मतलब समझे, थोड़ा यहाँ रख लेना, कब है पढ़ना। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूं क्या? बिल्कुल पूछिए। पार्टनरशिप सर। हाँ पूछिए। सर पार्टनरशिप फर्म अगर एनपीए है, पार्टनरशिप फर्म अगर एनपीए है
तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपन वो पार्टनर को फाइनेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों बताऊं? पार्टनरशिप फर्म की जब सिबिल निकलती है ना, तो तीनों की निकलती है, और अगर फर्म एनपीए है तो आप एनपीए है, जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी की सिबिल अलग निकलती है और आपकी सिबिल अलग निकलती है, ठीक है? हाँ जी। अब देखो, सरकार ने, जो पिछली वाली सरकार थी, उसने एक एक्ट पास कर दिया, उसमें बोला लिमिटेड लायबिलिटी रूल्स बना दिए उसमें, और ये 31 मार्च 2009 से एक्टिव हो गया। LLP shall be a body corporate and a legal entity separate from its partners। तो यहां पे LLP को एक कंपनी की तरह, कंपनी नहीं, कंपनी की तरह अलग से ओहदा मिल गया, अलग से दर्जा मिल गया उसको, लीगल एंटिटी बोला। इट विल हैव परपेचुअल सक्सेशन, ये मरेगी नहीं। While the LLP will be a separate legal entity liable to the full extent of its asset, यानी वो जिम्मेदार कितना होगी, जितना उसके एसेट हैं, क्योंकि वो अलग आदमी है। The liability of partner would be limited to their agreed contribution, जितना उन्होंने कहा होगा कि भैया 10 लाख तक का लॉस में बियर करूंगा, उससे ज्यादा नहीं बियर करूंगा, बाकी कंपनी जान, ये LLP जाने। फर्दर नो पार्टनर would be liable on account of the independent authorized। मैंने जो बात बोली थी वही बात अंग्रेजी में यहां लिखी हुई है, ठीक है? यहां पे बोला हुआ है thus allowing individual partner to be shielded from joint liability। यहां पे joint liability से बच गया हो, created by another partner। अगर दूसरा पार्टनर कुछ गलत करता है तो भैया जो मैंने पैसा वहां लगा रखा वहीं तक वसूल ना, घर मत आना करें। The LLP is viewed as an alternative corporate business vehicle that provide benefit or limited liability but allow the member the flexibility to organize their internal structure as a partnership based on the mutually agreed। तो जैसा भी चाहे वो सब कर सकते हैं, ठीक है? अब कुछ पॉइंट आ गए, क्या क्या चीजें देखो सुन। LLP shall be a body corporate हो and a legal entity separate from partner, कंपनी की तरह, कंपनी नहीं है, कंपनी की तरह। The mutual right and duty of the partner of the LLP and those of the LLP shall be governed by the agreement between, जैसा उनका एग्रीमेंट है उस तरह काम करें। No partner would be liable on account of the independent or unauthorized action। दूसरा कोई मिसकंडक्ट करेगा नहीं, पार्टनरशिप में होता है, लिमिटेड में नहीं होता, लिमिटेड में LLP में। Every LLP shall have at least 2 partner, कम से कम 2 लोग चाहिए। Shall also have at least 2 individual as a designated partner, having designated partner। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर बोलते हैं, यहाँ पे है डी पिन नंबर, वहां होता है डिन नंबर, कंपनी में डिन नंबर होता है, यहाँ पे डी पिन नंबर होता है, ठीक है? और डी पिन क्यों होता है? वो हो सकता है 2-3 LLP में पार्टनर हो जाए, पहचान करने के लिए, बदमाश तो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ LLP के मामलों को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी इफ रिक्वायर, ठीक है? अ फर्म प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वुड बी अलाउड टू बी ए कन्वर्टेड इनटू, अब जो पहले से फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, कंपनी है, वो सब LLP बन सकती है, ठीक है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है इसमें 1932 लगा हुआ है, मैं कहीं गलत तो नहीं, 1932 ही है शायद इसका आंसर ना, 1832 नहीं है, वो मैंने 1800 लिख दिया था, 1932 ही है, ठीक है? द वाइडनिंग ऑफ द LLP मे बी आइदर वॉलंटली और बाय NCLT। अब देखो यहाँ पे एक बात आ गई कि LLP के डिस्प्यूट जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, क्योंकि इसका अपना कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, और NCLT जो है पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो इसमें काम करती रहती है, ठीक है? तो ये 50 नंबर यूनिट भी हमारी पूरी होती है। कोई मुझे बताएगा कि टोटल कितनी यूनिट है हमारे डी मॉड्यूल में?
आंसर करिए प्लीज। कहाँ चले गए? खाना खाने चले गए क्या? तब तक हम कुछ आंसर देख लेते हैं। Any loss, this LLP decide partner liability towards loss। नहीं, विवेक कुमार जी आपका आंसर गलत है। लॉस होने के LLP डिसाइड नहीं करती, LLP में पहले से डिसाइडेड होता है एक्ट के अकॉर्डिंग। सोनम सिंह का सही आंसर है। सर डी मॉडल में 69 है। 69 है। हम कौन से में चल रहे हैं? 50 पूरी होगी ना हमारी, 19 यूनिट है ना हमारी। हाँ, तो 19 यूनिट बची हैं, हम लोग इसको खींचते हैं। आज देखते हैं कितने करेंगे। कुछ यूनिट ना एक एक पेज की भी हैं, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग कोशिश करेंगे। और जो भी समय मिलता है, आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, हमारे जो टॉपिक आज मान ले 4 टॉपिक हुए, उनके लेट सम अप, वो सॉरी जो उसमें आखिरी में टर्मिनल क्वेश्चन है वो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। और हम मिलते हैं 9:30 पर, और 9:30 का जो लिंक है मैं वो यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, बाद में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि हम जो है दूसरा जो चैनल है जिसमें प्योरली जो है हम लोग बैंकिंग कंटेंट डालते हैं, इस चैनल में तो मैं कभी कभी आपको मोटिवेशनल भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसका लिंक डाल दूँ, बाकी मैं भी खा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए। मैं तो इस चक्कर में अपने घर नहीं जा रहा हूँ। सर आप घर क्यों नहीं जा रहे सर? अरे घर आप जाऊंगा कहाँ पे सर अभी फिर? 8 घंटा जाने और 8 घंटा आने में लगेगा, मेरा दिन खराब हो जाएगा। घर मीन्स जहाँ बच्चे रहते हैं ना हमारे, देहरादून नहीं जा रहा, मैं अल्मोड़ा में ही हूँ। देहरादून, देहरादून, अच्छा अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में ही हूँ, जबकि संडे में जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। बस ये है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत दिखनी चाहिए एग्जाम में। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है